सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हैं वो मानू सिटी दरभंगा से बीएड के छात्र हैं, उनका नाम है सैयद रजाउर रहमान। ये अपनी बात आज के वाद विवाद प्रतियोगिता के विपक्ष में रखेंगे। मैं उनको दावा देता हूँ डाइस में क्या है सैयद रजाउर रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, आए हुए अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं सैयद रजाउर रहमान बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ और आज आपके समक्ष जो हमारा आज का विषय है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था समाज की चुनौतियों का सामना करने में विफल साबित हुई है, तो ये मेरे अनुसार ये बिल्कुल गलत है और इसलिए मैं इस पक्ष के बिल्कुल विरुद्ध में हूँ। भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की हो या विश्व की, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए और समाज की बात की जाए तो दोनों एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं जिस तरह से एक शरीर से उसकी आत्मा। अगर शरीर कहीं तो आत्मा किसी काम की नहीं और आत्मा नहीं तो वो शरीर किसी काम का नहीं। इस तरीके से हमारी समाज और शिक्षा व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हमारे पास अच्छा समाज नहीं है तो हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पास अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है तो हम अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। बात अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था की जाए या विश्व की शिक्षा व्यवस्था की और इसके समाज की, तो इसके समक्ष जो चुनौतियां हैं वो है उसमें सबसे ज्यादा बाल मजदूरी, बाल विवाह, भूखमरी, कुपोषण, ऐसे बहुत सी समस्याएं, जातिवाद जैसे समस्याएं हैं जो हमारे समाज में हैं। और मैं इसी पहलू पे आकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को विश्व की शिक्षा व्यवस्था से बहुत बेहतर मानने लगता हूं, क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा स्तर पे नहीं बल्कि हमारे जीवन स्तर पर भी ध्यान देती है। वो समाज के सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक हर तौर पे एक चौमुखा विकास करती है। इसी तरीके से अगर पहली समस्या को बात की जाए कि बाल मजदूरी, कुपोषण और भूखमरी, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी नीति अपनाई। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने एक नीति निकाली जो योजना 1995 में लाई थी, मिड डे मील योजना या मध्याह्न भोजन योजना। इससे जो बच्चे गरीब थे उस तक उसका पोषक आहार को पहुंचाया जा सका। जो बच्चे या जो अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे वो बच्चे आहार के भोजन की लालच में स्कूल की तरफ कम से कम भेजने लगे और इससे दो चीज में बहुत सुधार आया। पहला, हमारा शिक्षा स्तर बढ़ गया। दूसरा, कुपोषण स्तर बहुत नीचे गिर गया। आंकड़े की बात की जाए तो 1990 में कुपोषण स्तर जो था वो 54% बच्चे कम वजनी या कुपोषण के शिकार हुआ करते थे। लेकिन इस योजना के बाद 2015 का सरकार का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 27% ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं। शिक्षा दर की अगर बात की जाए तो ये जो हमारा शिक्षा दर है वो 1990 में सिर्फ और सिर्फ 52% था, लेकिन अगर 2001 में देखें तो ये बढ़कर 65% तक आ गया और 2000 लगातार वृद्धि के साथ साथ ये हमारे 2011 तक आके यहाँ तक 74% तक आ गया। इसके बाद अगर बात की जाए लड़कियों की शिक्षा की, महिला शिक्षा पर हमारी व्यवस्था ने विशेषकर ध्यान दिया है। जैसे कि उसके लिए एक नई योजना 2007 में एक साइकिल वितरण योजना, क्योंकि माँ बाप, अभिभावक अपने बच्चे को, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे कि जाएगी कैसे, इसलिए हमारी सरकार ने उसके लिए साइकिल की योजना बनाई ताकि सबको साइकिल मिल सके और वो विद्यालय की तरफ आ सके। पहला काम जो था विद्यालय की तरफ बुलाना था। उसके बाद 10 लाख जब वो मैट्रिक पास की उन्हें 10,000 प्रोत्साहन राशि दिया गया ताकि जो अभिभावक गरीबी के कारण, पैसे की कमी के कारण अपने बच्चे को नहीं पढ़ा कर सकते थे उन्होंने उसे पढ़ाया और उसके प्रोत्साहन राशि का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ाया और इससे बाल विवाह में बहुत हद तक कमी आ गई। आंकड़ा देखा जाए तो 1991 में महिला की शिक्षा दर जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 40% थी और 2001 में आकर वो शिक्षा दर 52% तक और 2011 में आकर 65 से 66% तक आ गई है। इसके बाद बात की जाए अगर शिक्षक की, 1990 में हमारे पास बिल्कुल विद्यालय थे, भवन थे, लेकिन हमारे पास शिक्षक नहीं थे, इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था ने मेगा सूची पर बहाली निकाली थी। हाँ, मैं मानता हूँ उस वक्त शिक्षक के गुणवत्ता में कमी नहीं निकाली, गुणवत्ता नहीं देखी गई थी, लेकिन सरकार ने अपनी इस गलती को सुधारा और हर शिक्षक को प्रशिक्षण किया और 31 मार्च 2019 तक ये अनिवार्य कर दिया कि हर शिक्षक को प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, चाहे वो सहायक शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक। इसके बाद अगर बात की जाए समाज में जो भेदभाव है इसको दूर करने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था ने 22.5% हर निम्न वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया ताकि जो छोटे तबके के लोग हैं जिनको घृणा की निगाह से देखा जाता है उनको साथ में सामान्य वर्ग के साथ
एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का मौका दिया जाए और वो भी समाज में एक साथ खड़े रह सके। इसके बाद अगर आप आगे में बात करेंगे तो हमारे बजट की, शिक्षा बजट जब 2011-12 की हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 26,000 करोड़ रुपया था, लेकिन आज 2018-19 का बजट आप देखिएगा तो वो बढ़कर 86,000 करोड़ तक आ गया है। ये अंतर है। और इसी के साथ साथ देखना, हमारा विश्व की शिक्षा बजट को देखेंगे तो इंग्लैंड की जो शिक्षा बजट है वो 7,40,000 करोड़ रुपया है। और ये इतना अंतर है, लेकिन फिर भी भारत की शिक्षा व्यवस्था से एक वैज्ञानिक निकलते हैं। जैसे कि अगर नाम लिया जाए तो कल्पना चावला का मैं ले सकता हूं, लेकिन कल्पना चावला का मैं ले सकता हूं, मानता हूं कि कल्पना चावला अभी है नहीं, लेकिन उन्होंने पंजाब के एक गांव से पढ़ाई की और वहीं से पढ़ाई करने के बाद आज अंतरिक्ष में वो गई थी, और ये किसी की देन है तो वो हमारी शिक्षा व्यवस्था की। अंतिम में बात विश्व की जाए तो विश्व की शिक्षा व्यवस्था इतनी ऊंची पहुंच सकी है कि आज आकाश में जो 4,300 उपग्रह है वो अगर किसी की देन है तो वो हमारी शिक्षा व्यवस्था की। आज अगर मिनटों में, अगर हम यहाँ से लेकर हजारों किलोमीटर दूर तक किसी से 1 मिनटों में बात कर सकते हैं वो किसी की देन है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की। अगर आप 1 मिनट में, कुछ घंटों में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं वो अगर किसी की देन है तो वो हमारी शिक्षा व्यवस्था की। ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था, वो इलाज जो संभव हुआ है वो अगर किसी की देन है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की। और सबसे बड़ी बात, हम और आप जो यहाँ पर आकर खड़े हो गए इस टॉपिक पे, इस विषय पर बहस करने के लायक बने हैं, वो अगर किसी की देन है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की। मैं अपनी बात एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा। तालीम है जिस कौम में दुनिया उसी की है, तालीम है जिस कौम में दुनिया उसी की है, कुदरत भी तलबगार है, ताजीम उसी की है। धन्यवाद। ये थे सैयद रजाउर रहमान, मानू सिटी दरभंगा से। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।